नमस्कार दोस्तों, जय महाभारती। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी मार्वल्स फैक्ट्स में। जैसे कि हम लोग ने लास्ट 3 वीडियोस में देखे, वाई छत्रपति शिवाजी महाराज इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेवी। उसको हम लोगों ने जस्टिफाई किया हुआ है कि उनको क्यों इस तरह से कहा जाता है। तो आज से दोस्तों चालू हो रहा है हमारा चैप्टर 2, मतलब दूसरा भाग, वो है प्रतापगढ़ वॉर। प्रतापगढ़ वॉर का पार्ट 1 चालू हो जाएगा दोस्तों, और आपको आने वाला है बहुत मज़ा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जावड़ी प्रांत कैसा था, मतलब उसका जोग्राफिकल कंडीशंस, वहाँ पे कौन राज कर रहे थे, और जावड़ी क्यों अनकॉन्करेबल थी, ये 3 चीज़ें आज पार्ट 1 में ख़त्म हो जाएगी। एंड आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, बहुत सारा मज़ा आएगा। ये नॉलेज जाके आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए, दे विल बी अमेज, दे विल बी हैप्पी। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतापगढ़ वॉर 1। लेट्स स्टार्ट। जावड़ी मतलब क्या? जावड़ी एक प्रांत है, एक एरिया है जो आता है रायगढ़ से लेके कोकण पट्टा तक, और उसके अंदर जो भी घाट माता है वो सब आता है जावड़ी के अंदर। क्या घाट माता, अभी देखिए लास्ट हम लोग जो 3-4 वीडियोस कर रहे हैं उसमें आपको मैंने बताए थे कौन से घाट है। फिर भी मैं रिवाइज कर दूं, बहुत सारे घाट है, लेकिन कोई घाट का नाम मैं आपको बता दूं। तई भैलचा घाट, गारो लोटणीचा घाट, सवाष्णीचा घाट, ऋषणीचा घाट, रणरोणीचा घाट, ये सब घाट, और ये सबके सब डिफ़िकल्ट है। ऑब्वियसली सबके सब डिफ़िकल्ट है। वहाँ से उतरना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, वहाँ से आगे बढ़ना उससे भी डिफ़िकल्ट, क्योंकि दोस्तों ये प्रांत तो थे, इसमें डेंस फॉरेस्ट है, डीप वैलीज तो है ही, बड़े बड़े माउंटेन्स है, रॉक्स है, और डेंस फॉरेस्ट है। इतने डेंस फॉरेस्ट है कि रिस्पेक्टर बाबा साहेब पुरंदरे ने उनकी जो नॉवेल है राजा शिव छत्रपति, उन्होंने एक एग्जाम्पल है कि इस चीज़ को प्रूव किया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है मैं बताता हूँ, बाद में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा दोस्तों। उन्होंने ये लिखा है दोस्तों, रिस्पेक्टेड बाबा साहेब पुरंदरे ने, की हिडिंबाच्या केसातली ऊ एखाद वेळ सापडेल, पण दावरीमध्ये हरवलेला हत्ती सापडणं शक्यच नाही, नामुमकिन। म्हणजे हिडिंबा कैरेक्टर कौन है आप जानते हो, जो महाभारत में है, उसके जो सर में जू है तो वो एक बार मिल सकती है, लेकिन जावड़ी में घुमा हुआ आपका हाथी भी आप ढूंढ नहीं पाओगे। इतना खतरनाक वो फॉरेस्ट, इतना खतरनाक वहाँ के रास्ते। आगे उसका विवरण आएगा, मैं बताऊंगा। लेकिन ये है जावड़ी प्रांत। यहाँ के फोर्स इतने अभेद्य थे कि अगर कोई दूसरा दुश्मन, बाहर का दुश्मन अगर आपके ऊपर अटैक करने को आए, तो वो फोर्स में आप आपकी सोल्जर्स, आपके वेपन्स, आपके इक्विपमेंट्स, आपकी रसद सब रख सकते हैं, और दुश्मन को बेजार कर सकते हैं। जावड़ी प्रांत बहुत ही डिफ़िकल्ट जीतने के लिए, पहाड़ों की वजह से, वहाँ के डेंस फॉरेस्ट की वजह से, वहाँ के छोटे छोटे रास्तों की वजह से, ट्विस्टी रोड्स की वजह से, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रांत, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रांत। एनीवेज हम लोग आगे चलते हैं। अभी जावड़ी पे राज कौन कर रहे थे? तो जावड़ी पे राज कर रहे थे चंद्रराव मौर्य। चंद्रराव मौर्य इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ मौर्य किंगडम ऑन जावड़ी। जावड़ी के जो मेन थे वो थे मौर्य, और इन ये अनभिक्षित सम्राट जिसे कहते हैं वो थे जावड़ी के। राइट फ्रॉम द रायगढ़ टू कोकण माता, और वो जो घाट माता है वहाँ के अनभिक्षित सम्राट थे मौर्य। और मौर्य के जो फाउंडर मेंबर थे मौर्य किंगडम के, वो थे चंद्रराव मौर्य। उसके बाद उनके जो भी एसेंडेंट्स आए, उन सबका पीछे एक नाम, एक खिताब लगा, वो है चंद्रराव। एग्जाम्पल लेके मैं क्लियर करना चाहूँगा, ताकि आप सब इंपॉर्टेंट लोगों, आपको ये सब चीज़ें समझनी चाहिए। अगर मैं कहूँ चंद्रराव मौर्य के 8वें एसेंडेंट, मतलब उनके 8वीं जो पीढ़ी थी, उनका नाम था दौलतराव मौर्य। तो दौलतराव मौर्य के पीछे चंद्रराव दौलतराव मौर्य ऐसा आएगा। 9वीं पीढ़ी थी उनके यशवंतराव मौर्य, तो यशवंतराव मौर्य के पीछे चंद्रराव यशवंतराव मौर्य ऐसा आएगा दोस्तों। तो ये इसलिए चंद्रराव, ये खिताब हर कोई मौर्य जो किंग वहाँ पे बैठा है उसको लगा हुआ है। ओके, तो जावड़ी का जोग्राफिकल कंडीशंस मौर्य। अभी मौर्य जो राज कर रहे थे, उनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था पार। पार गांव से लेके टोटल ये रायगढ़ से लेके कोकण पट्टा से वहाँ पे घाट माता, जितने भी घाट से वहाँ के जो भी गढ़ है, वो सबके ऊपर अनभिक्षित सम्राट थे चंद्रराव मौर्य, मतलब मौर्य लोग। अभी आगे चलते हैं। ये मैं आपको बता दिया कि जावड़ी प्रांत कैसा था, वहाँ पे कौन राज कर रहे थे। अभी तीसरा पॉइंट तो ये है, जो इस वीडियो में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि वाई जावड़ी वॉज अनकॉन्करेबल। जावड़ी क्यों कॉन्करेबल नहीं थी, जावड़ी क्यों इतनी डिफिकल्ट थी दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा कि जावड़ी क्यों अनकॉन्करेबल थी। ये मैं एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करूँगा, आप सुनिए, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे। वी विल गो इन द 15th सेंचुरी। हम लोग 15वीं सदी में चलते हैं। अगर एग्जैक्ट ईयर बताना होगा तो ईयर है 1453, 1453।
ये 1453 का साल और जो 1453 था, उस वक्त दिल्ली का तख्त का जो सुल्तान था वो था बहामनी। उसका पूरा नाम अलाउद्दीन शाह सुनी बहामनी। अलाउद्दीन शाह सुनी बहामनी सुल्तान था दिल्ली का, तख्त पे बैठा था। उसके पेट में दर्द था। उसके पेट में ये दर्द था कि बड़ी बड़ी सल्तनतें हम लोगों ने डुबा दी, हम लोग के अंडर, हम लोग के इन्फ्लुएंस के अंडर आई, सब लोग हमारे गवर्नर्स बने हैं। लेकिन 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 दोस्तों, दो मराठा सरदार जो जावरी में राज कर रहे हैं और उनका खुद का राज है, उनकी खुद की निशानी है, खुद के सोल्जर से खुद का राज कर रहे हैं। एक का नाम था रेस्पेक्टेड सरदार शिर्के और दूसरे का नाम था शंकरराव मोरे। आई रिपीट द नेम ऑफ टू मराठा सरदार्स जो खुद का राज कर रहे थे जावरी में, मतलब महाराष्ट्र में। एक का नाम है सरदार रेस्पेक्टेड सरदार शिर्के और एक का नाम है शंकरराव मोरे। तो अलाउद्दीन शाह सुनी बहामनी के पेट में ये दर्द था कि हमें ये प्राण चाहिए, ये लोग खुद का राज चला रहे, ये हमें पसंद नहीं है। जाहिल लोग, जैसे मुगल, जैसे खिलजी, वैसे बहामनी, जाहिल लोग। तो क्या हुआ, क्या हुआ, पेट में दर्द था तो क्या हुआ, तो वो अलाउद्दीन शाह सुनी बहामनी ने अपना वजीर, 1453 की बात है, अपना वजीर अगेंस्ट मराठास भेजा है जावरी में। वो वजीर का नाम है मलिक उत्तुजार। तो मलिक उत्तुजार 10,500 की फौज लेके आया जावरी में। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो जावरी में आया तो सही, लेकिन सबसे पहले वो गया शिरकों के पास। ये शिरके कहाँ के, तो शिरके संगमेश्वर श्रृंगारपुर के शिरके, तो उनका वहाँ का नज़दीक का गढ़ उनको प्रचितगढ़, तो प्रचितगढ़ पे शिरके थे। तो वहाँ पे गया मलिक उत्तुजार उसकी 10,500 की फौज लेके। वो 10,000 की फौज की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं बता दूँ, 10,000 की फौज थी, उसमें 3,000 कैवलरी थी। कैवलरी मतलब घोड़दल था, घोड़दल। और 500 थे वो बड़े सैयद, मतलब बहुत ही कसे हुए तलवारबाज। और जो 3,000 कैवल, तो 3,000 जो कैवलरी थी वो भी बहुत कसे हुए घुड़सवार थे। तो ये इतनी मजबूत फौज लेके मलिक उत्तुजार दिल्ली से यहाँ पे जावरी में अटैक करने को आ गया दोस्तों। अब क्या होगा हमारा, सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। इसके आगे ये हुआ कि उसने शिरके को बोला कि तू सरेंडर हो जा। शिरके ने बोले ओके आई एम रेडी, मैं आपको सरेंडर होता हूँ मलिक उत्तुजार जी, मैं आपको सरेंडर होने को तैयार हूँ। और शिरके सरेंडर हो गए। सुनिए, मजा आएगा आपको। तो शिरके सरेंडर हो गए दोस्तों। उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे मलिक उत्तुजार, मैं इसलिए बोला जाहिल, उसके आगे वो ऐसा बोल रहा है कि बाबा आप सरेंडर तो हो गए, ठीक है, लेकिन अभी आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, आपको हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म पद करना होगा। इसके लिए भी शिरके बोले हाँ ठीक है चलेगा। खाली शिरके ने एक छोटी सी उसमें एक कंडीशन डाल दी। वो कंडीशन ये थी कि विशालगढ़ खेलनागढ़ पे तभी शंकरराव मौर्य भी तो थे। तो शिर्के ने बोला मलिक उत्तुजार को कि शंकरराव मौर्य के पास चलते, उसको भी आप मुस्लिम बनाओ ताकि आप जाने के बाद मुझे दिक्कत ना हो। अभी शिर्कों का भी कहना बराबर था, अगर सब सामान्य हो जाए तो कोई टेंशन रहेगी नहीं। मलिक उत्तुजार तो खुश हो गया, अरे वाह, मैं तो एक अंधा तो एक आंख मांगता है, मुझे तो यहाँ पे दो दो आंख मिल रही है, वाह वेरी गुड। मलिक उत्तुजार तैयार हो गया, हाँ चलो चलो। इसमें देखिए मलिक उत्तुजार उसकी 10,500 की फौज लेके चल रहा है और शिरके भी अपने स्वतंत्र उनकी जो फौज है वो लेके चल रहा है। इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं, शिरके उस वक्त मलिक उत्तुजार के साथ फाइट कर सकता था, लेकिन कितना फाइट करेगा, ये स्ट्रांग फोर्स थी कंपेयर टू शिरकियों की फोर्स के सामने, ये फोर्स स्ट्रांग थी। तो कैसे दिमाग चला के काम करना है, गुरिल्ला वॉरफेयर। सुनिए क्या होता है आगे, मजा आएगा आपको, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। उसके आगे क्या हुआ, तो मलिक उत्तुजार की फौज को गाइड कर रहे थे शिरके और इनकी फोर्स। दोस्तों पहले 3 दिन या 4 दिन शिरके सरदार शिरके जो है वो मलिक उत्तुजार और इसकी 10,500 की फौज को ऐसे रास्ते से लेके गए जहाँ पे उनको दिख रहे हैं पहाड़, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, खुला आसमान दिख रहा है, अच्छी पगडंडी है, हवा खुली उनको मिल रही है। इस ऐसे रास्ते से वो लेके गए। लेकिन दोस्तों 5वें दिन जिस रास्ते से वो लेके गए उसका वर्णन किया हुआ है खुद विजापुर के किंगडम में जो हिस्टोरियन रहा है मोहम्मद कासिम फिरिश्ता, उसने। तो मोहम्मद कासिम फिरिश्ता लिखता है, ते भयान अरण्य होतो,
तिकडे मोठमोठी श्वापदं आणि अन्य जनावरसुद्धा घाबरून जावीत. बब्बर शेरसुद्धा गडबडीत होऊन चुपचाप बसून राहावं. सूर्याचं एक किरणसुद्धा खाली जमिनीला टच होत नव्हतं आणि वळणं तर एवढी भयानक होती की कोरडे केस तरी सरळ केले तरी आपल्याला समजतील, पण ही वळणं तर समजताही कामा नये एवढी भयानक ते रस्ते. आणि अगदी असं वाटत होतं, म्हणजे त्या माणसांना असं वाटत होतं की आपण एखाद्या बंदुकीच्या नळीतून चाललो की काय. ये मोहम्मद कासिम फिरसा ने लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद मैं करता हूँ. वो बोलता है कि वो इतना भयानक अरण्य था, इतना भयानक रास्ता था कि अगर किसी के घुंघराले बाल हो तो वो सीधे करके जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा. लेकिन ये इतने ट्विस्टी रोड्स थे, इतने ट्विस्टी जंगल्स थे कि ये समझ में नहीं आता हम लोग कैसे और कहाँ से चल रहे हैं. पूरा अंधेरा. अगर वहाँ पे बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो भी डर के बैठ जाए, जैसे कि कोई बब्बर शेर भी वहाँ पे आ जाए तो वो भी गर्भागत होकर डर के एक जगह पे बैठ जाए, मैं कहाँ पे हूँ बाबा. ये पहली. ये दूसरी बात. तीसरी बात तो उन्होंने ये बोली है कि वो जो ज़मीन है, वो जो जंगल की जो ज़मीन है वहाँ पे तो सूर्य की किरण भी टच ना हुई हो, इस तरह से वहाँ पे झाड़ उगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं. इतनी घंटाट, इतनी डेंस फॉरेस्ट है कि चलने तक का प्रॉब्लम है. दौड़ना तो छोड़ दो, चलना तक नामुमकिन है. चौथी बात तो ये बोली है कि उनको इस तरह से फील हो रहा था मलिक उत्तुजार को, उसकी फौज को, जैसे कि हम किसी बंदूक के बैरल से, ये है गन, ये होती है गन की बैरल, तो हम किसी बैरल के अंदर से चल रहे हैं. ये खुद लिखा है मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने, जो कि है विजापुरकरों का यानी कि आदिल शाह का हिस्टोरियन. सोचिए आप, खुद वर्णन कर रहा है. ओके. इसके आगे क्या हो गया. 5वें दिन थक जाता है ना, कोई भी थक जाता है, तो सब लोग थक हार के एक जगह पे बैठे थे. तभी शिर्के ने अपना गेम खेला. दोस्तों सुनिए. तभी रेस्पेक्टेड सरदार शिर्के ने, जब सब लोग आराम कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे, थोड़ा थकावट दूर कर रहे थे, उसी वक्त सरदार शिर्के ने हेर लिया कि मलिक उत्तुजार और उसकी सेना आराम कर रही है, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है. तभी सरदार शिर्के ने अपना एक स्पाई भेजा है शंकरराव मोरे के पास, जो कि थे विशालगढ़ खेलनागढ़ पे. अब ये स्पाई की बजाय सोल्जर भी तो भेज सकते थे, तो क्लियर कर दूं क्योंकि लोगों के सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. तो इसलिए भेजे है दोस्तों स्पाई, क्योंकि स्पाइस जो थे, जो गुप्तहेर थे, उनको शॉर्टकट्स मालूम थे, तो मैसेज जल्द से जल्द पहुँचे और जल्द से जल्द एक्शन हुए, इसलिए स्पाई भेजा, वरना सोल्जर भी भेज सकते थे. लेकिन स्पाई भेज के किया क्या, तो एक मैसेज दिया है दोस्तों. मैसेज क्या है मैं पहले मराठी में बताऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी अनुवाद करूंगा. मैसेज ये भेजा है रेस्पेक्टेड सरदार शिर्के ने शंकरराव मोरे, जो कि खेळणागढ़ पे है, अपने स्पाई के थ्रू, की मी तुझ्या तोंडात मलिक उत्तुजार आणि त्याच्या फौजेला आणून सोडलेलं आहे. मी माझं काम केलेलं आहे, आता तू तुझं काम कर. इसका मतलब मैंने तेरे मुंह में मलिक उत्तुजार और उसकी फौज को लाके छोड़ा हुआ है, मैंने मेरा काम किया है, अभी तू तेरा काम कर. ये मैसेज भेजा है रेस्पेक्टेड सरदार शिर्के ने शंकरराव मोरे को, जो कि खेलनागढ़ पे था. इसके आगे क्या हुआ ये भी मैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता के मुंह के वर्ड्स जो है वही मैं आपको बताना चाहूँगा. सुनिए, आपको मजा हो जाएगा. त्या रात्री सोसाट्याचा वारा सुटला होता. झाडं एकमेकांच्या वरती आदळत होती. त्या रात्री सोसाट्याचा वारा सुटला होता. झाडं एकमेकांच्या वरती आदळत होती. एवढा, आणि त्याचा आवाज एवढा होता की त्या रात्री शंकरराव मोरे आला आणि त्यांनी मलिक उत्तुजारसह, त्याच्या 500 बडे सैनिकांसह मलिक उत्तुजारला मेंढ्यांप्रमाणे चिरून ठार केलं. इसका मतलब उस रात को बहुत ही जोर की हवा चल रही थी, पेड़ एक दूसरे के ऊपर घिस रहे थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था हवा का और पेड़ों का. और उस रात को शंकरराव मोरे आया और मलिक उत्तुजार और उसके बड़े बड़े 500 सैयदों के साथ मलिक उत्तुजार को मेंढी की तरह काट के निकल गया. 10,000 की मलिक उत्तुजार की फौज बड़े बड़े 500 सैयदों के साथ मेंढी की तरह यानी कि शिप की तरह काट के शंकरराव मोरे सुबह होने से पहले खेलनागढ़ निकल भी गया. ये हुआ है दोस्तों, 1453 की ये बात है. और ये सब लिखा है, हम लोग के पास भी लिखा हुआ है, लेकिन ये सब मोहम्मद कासिम फरिश्ता, जो कि विजापुरकरों का आदिल शाह के किंगडम में हिस्टोरियन था, उसके वर्डिंग में मैंने आपके सामने लाया हुआ है. ये थी, इसलिए जावरी वॉज अनकॉन्करेबल माय डियर फ्रेंड्स. तो ये सब हुआ था, और ये आज ये सब जो बातें हैं मैं आपको पूरा क्लियर किया है. इसमें जो भी मैंने रेफरेंस लिया है वो रेफरेंस मैंने लिया है रेस्पेक्टेड बाबा साहेब पुरंदरे, रेस्पेक्टेड निनाद बेडेकर सर,
रेस्पेक्टेड कवि प्रेमानंद शिव भारत के। और अब एक नया एक रेफरेंस जो आया है वो है मोहम्मद कासिम फरिश्ता से। तो ये सब रिसर्च करके मैं आपके सामने इसलिए लाया क्योंकि वाई जावे की जोग्राफिकल कंडीशंस, उसमें वहाँ पे कौन अनभिक्ष सम्राट थे और जावे क्यों अनकॉन्करेबल थी, ये हम लोग एक प्रतापगढ़ वॉर पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं। इसके आगे आएगा प्रतापगढ़ वॉर पार्ट 2 कि जावी स्वराज में कब आई। सुनते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये सब करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और ये बहुत ही उम्दा विषय है रेस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं चाहता हूँ कि ये विषय ना ही सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहे, बल्कि ना ही सिर्फ भारत तक सीमित रहे, बल्कि पूरे विश्व में फैले। और जो लोगों को मराठी नहीं समझता है वो लोग हिंदी समझते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ये चैनल लेके आया हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी हिस्ट्री, जो कि इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है रेस्पेक्टेड छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये पूरे दुनिया में फैले। इसके साथ ही प्रतापगढ़ वॉर पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। जय महाभारती दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।